हेलो दोस्तों, AK टेट गुरु लर्निंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं फिर लेकर आया हूँ आपके लिए जीके जीएस की एक महत्वपूर्ण क्लास को, जिससे आप अपने आप को चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं आप कितने पानी में हैं, आपकी तैयारी कितनी है। आइए शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। तो हमारा क्वेश्चन है, उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र महाजनपद की स्थापना हुई थी लगभग। पहला ऑप्शन है ईसा पूर्व 600 में, दूसरा ऑप्शन है ईसा पूर्व 800 में, तीसरा ऑप्शन है ईसा पूर्व 700 में। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम गणतंत्र एवं राजतंत्र यानी महाजनपद की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी ईसा पूर्व 600 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 की मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। आइए, पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 यानी कि थर्ड वाला। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 यानी कि फोर्थ वाला। और चौसा का युद्ध हुआ था 1539 यानी पहला। और कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 यानी सेकंड वाला। तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, 3, 4 और इसका पहला चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध दूसरा, यानी 3, 4, 1, 2। आइए नीचे देखते हैं। 3, 4, 1, 2। तो 3, 4, 1, 2 ये तीसरा वाला बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार सन किसमें सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे? 1221, 1222, 1223। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 1221 यानी फर्स्ट वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिखों के निम्नलिखित गुरुओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए। गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरकिशन। तो इसकी बात करें, अगर हम इनको बांटेंगे तो सबसे पहले आएंगे गुरु अर्जुन देव, क्योंकि इन्होंने 1581 से 1506 तक। और अगर दूसरे को देखेंगे तो हरगोविंद सिंह 1506 से 1545। तो ये दूसरे हो गए। फिर आए अगले हरकिशन 1561 से 1661 से 1664। तो तीसरे कौन से हो गए? हरकिशन, यानी दूसरे, पहले और तीसरे। और गुरु तेग बहादुर हो गए चौथे। तो 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3 यानी तीसरा वाला, फिर दूसरा 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1 ऐसे मिलेगा। 3, 2, 4, 1। आइए देखते हैं। 3, 2, 4, 1। नीचे दिए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। आइए, 3, 2, 4, 1 इसमें थर्ड वाले में ये मिलान कर रहा है, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगईकोंडचोलपुरम रखा? गंगईकोंडचोलपुरम रखा। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। राजराज, राजेंद्र वन, राजेंद्र सेकंड। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये इसका सही आंसर है सेकंड वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 की मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। अशोक स्तंभ। आइए, अशोक स्तंभ तो ये है लौरिया नंदगढ़। तो इसका थर्ड वाला, पहले का थर्ड। सांड वाली स्तंभ शीर्ष यह है रामपुरवा। तो चौथा, दूसरे का चौथा। लोम ऋषि गुफा की बात करेंगे तो यह है वावर हिल्स। और छिद्र युक्त स्तूप की बात करेंगे तो रोपण। तो देखिए पहले का है तीसरा, पहले का
तीसरा, दूसरे का चौथा। तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा और तीसरे का पहला और छिद्र दिशपु का यानी दूसरा। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2। आइए देखते हैं 3 4 1 2। तो 3 4 1 2, तो ये थर्ड वाला बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे अगर क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर लिख के तो कभी आपका ऑप्शन गलत नहीं जाएगा ऐसे क्वेश्चनों में। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? चित्रांकन, कृषि कार्य, शिकार। तो अगर प्राचीन पाषाण युग की बात करें या पाषाण युग की नव पाषाण युग की बात करें तो ये तीनों थे, लेकिन प्राचीन पाषाण युग की बात करें तो वो केवल शिकार पर ही निर्भर थे, उनकी जीविका केवल शिकार से चलती। तो ये प्राचीन की बात कर रहा है तो शिकार, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था। तो मौर्य जो समाज थी वो अहिंसावादी हो गए और उसने रख रखाव यानी पैसा का ज़्यादा महत्व नहीं दिया, इससे उन पर हथियार कम हो गए और दूसरों का राज हो गया। चलिए देखते हैं, अशोक द्वारा अहिंसा अपनाए जाने के कारण सैन्य शक्ति का ह्रास हो गया। बौद्ध धर्मावलंबी बड़े समुदाय इतना शक्तिशाली हो गया था कि इसने अपने सामने राज शक्ति को बौना बना दिया। विशाल सैन्य वाहिनी के रखरखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन एवं जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थव्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। यह तीसरा वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है। यही कारण था मेन जिससे उनकी अर्थव्यवस्था डगमगा गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुर्ज होम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोगों ने गड्ढे बनाकर घर बनाए, खाना पकाने चूल्हे झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह पाए गए। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अगर हम इसे देखेंगे तो ये दोनों ही विचार बुर्ज होम के बारे में सही कहते हैं, तो इसके दोनों ही सही हैं। तो केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, तो थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो सके थे? तो ये नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, जो नहीं थे वो बताने। दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ये नहीं थे, और वरुद्दीन तैयब जी थे। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड वाला, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ये नहीं थे। चलिए अगर कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो ये 1885 में हुई थी। ए ह्यूम ने की थी इसकी स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। यह शामिल था कबूलियत में, पट्टा में, सरदिश में। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर इसकी बात करें हम तो ये तीनों ही शामिल थे, कबूलियत, पट्टा और सरदिश, ये तीनों ही शामिल थे। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। जब तीनों ही शामिल होंगे तो ऑप्शन हमारा चौथा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वह यूनानी शासक सेल्यूलियस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य राजा सामान्य रूप से सशस्त्र महिलाओं से घिरा हुआ होता था। यह भी बिल्कुल सही है। मेगास्थनीज के अनुसार राजा का महल लकड़ी से बना था और पत्थर की नक्काशी सजाया गया था। यह भी बिल्कुल सही है। मेगास्थनीज ने अपनी बुक में लिखा है कि राजा का महल लकड़ी का बना था। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। जब ऐसे ऑप्शन तीनों ऑप्शन सही हो तो हमें चौथा ऑप्शन लगाना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन शासक
शकों, यावनों और पल्लवों के संगारकर्ता के रूप में जाना जाता है। हॉल गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी वन उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये माना जाता है गौतमीपुत्र सतकर्णी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष तथा किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये रावी नदी के किनारे हुआ था गुरु नानक का जन्म। आइए देखते हैं। 1470 में झेलम नदी के किनारे, तो झेलम नदी नहीं है। अगर हम डेट नहीं जानते हैं तो रावी नदी को देखना है। 1469 में रावी नदी के किनारे, 1471 में चेनाब नदी के किनारे, तो 1469 में रावी नदी के किनारे। सेकंड वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है? संथाल विद्रोह, 1857 का विद्रोह, बंगाल का नील विद्रोह। तो कृषि के लिए अगर हम कृषक वर्ग का विद्रोह सर्वप्रथम विद्रोह मानते हैं, वो मानते हैं बंगाल का नील विद्रोह। इस पर बहुत सारे कर लगा दिए थे, इसी विद्रोह को हम कृषक का प्रथम विद्रोह मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? तो अशफाक उल्लाह खान ने किया था, राजेंद्र लाहिड़ी ने भी किया था, चंद्रशेखर आज़ाद ने नहीं किया था। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से वो चंद्रशेखर आज़ाद, थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ तो 1766 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में, 1766 ईस्वी में। तो इसकी अगर बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का पूर्ण स्वामित्व हुआ था, वो हुआ था बक्सर के युद्ध के समय जब इन्होंने जीत लिया था, तो 1764 में इसकी पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी का स्वामित्व हो गया था बक्सर के युद्ध के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था तो जयप्रकाश नारायण ने अपने कॉलेज को छोड़ दिया था, केवल 20 दिन बचे थे। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, जयप्रकाश नारायण। तो मैंने अभी बताया जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ गांधी जी ने दंडी यात्रा के लिए पद यात्रा प्रारंभ की। 5 अप्रैल को दंडी पहुंचे थे। उसके बाद 6 अप्रैल को गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। ठीक है, दांडी यात्रा की थी नमक के लिए, नमक कानून बनाया था, इसलिए उन्होंने 6 अप्रैल को ये तोड़ दिया, नमक बना करके। फिर इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इसी में चौकीदारी करने से मना कर दिया था। कौन से आंदोलन में? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए। तो निम्नलिखित घटनाओं को काल दृष्टि से सजाइए। आइए, तो सबसे पहले मोपला विद्रोह, चटगांव शस्त्रागार लूट, चौरी चौरा कांड। तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था और ये 1922 में हुआ था, यानी 22 चौरी चौरा कांड, और ये 1930 में हुआ था। तो तीसरा पहला है, ठीक है, तीसरा पहला है और पहला तीसरा है और दूसरा दूसरा है, वो दूसरा तीसरा है और पहला दूसरा है। चलिए आइए देखते हैं। पहला वो तीसरा पहला, पहला दूसरा और ये सेकंड, थर्ड वाला बिल्कुल आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलीनगर की संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव एवं मीर कासिम के बीच अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये बिल्कुल गलत है ऑप्शन,
गलत नहीं है। चलिए अगला को देखते हैं। बंगाल से गुजरने वाले सभी ब्रिटिश सामानों को शुल्क से मुक्त कर रखा था। ईस्ट इंडिया कंपनी को राजकोषीय अधिकार, दीवानी या क्षेत्र का प्रशासन करने तथा बंगाल, बिहार, उड़ीसा से कर एकत्र करने का अधिकार दिया गया था। अलीनगर की संधि के बारे में विचार कीजिए। तो इसकी अगर बात करें तो हाँ जी, ये पहले वाला बिल्कुल गलत है, मैंने अभी बताया गलत था, और सी वाला भी गलत है। तो इसका आंसर है बी वाला, बिल्कुल सही आंसर है। केवल वी, ए और सी दोनों, तो केवल वी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया था? तो इनकी बात करें, संघर्ष किया था इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए। चलिए, पुरुष और महिलाओं के समान अधिकार के लिए, विधवा पुनर्विवाह के लिए, सती प्रथा के समापन के लिए। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सेकंड वाला बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया? ब्रिटिश कैबिनेट एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। तो ये वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला देखते हैं। उन प्रभुत्वशाली हिंदू और मुस्लिम नागरिकों को जमीन और संपत्ति जब्त कर ली गई जिन्होंने विद्रोह किया था। ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ था। पठान और सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाए, ये भी गलत है, क्योंकि सिख सैनिकों ने ही इनकी मदद की थी। चलिए, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो गया? पहले वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? तो त्रिविभाजन की बात करें तो राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार यह शामिल था। तो राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर प्रतिहार, पाल, चोल, गुर्जर प्रतिहार, चोल, राष्ट्रकूट, पाल। उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये तीनों शामिल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? तो किस पर महाभियोग चलाया गया था? तो महाभियोग 1779 में चलाया गया था, ईस्ट इंडिया एक्ट। चलिए, टीवी मैकाले, कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वॉरेन हेस्टिंग पर यह महाभियोग चलाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में कठोर चट्टान के सामान्य सतह से ऊंचे उठे हुए टीले कहलाते हैं। छत्रक शिला, इंसेल वर्ग, जियोगेन। तो इसका आंसर है सेकंड वाला, इंसेल वर्ग। जब पर्वतीय भाग से कई घाटी हिमनद नीचे उतरकर पर्वत के आधार पर या तली पर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उस विस्तृत हिमनद को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गिरिपद हिमनद। महाद्वीपीय हिमनद, पर्वत घाटी हिमनद, गिरिपदीय हिमनद। तो इसका थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा का डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? तो गंगा का डेल्टा चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। पक्षी पंजा डेल्टा, ज्वारन नदमुखी डेल्टा, चापाकार डेल्टा। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है चापाकार डेल्टा। डोल डायरेक्ट की स्थिति निम्नलिखित में से किस वायु दाब पेटी में है जिसकी उत्पत्ति तापीय कारणों से होती है? ध्रुवीय उच्च ताप पेटी, उपद्रवीय निम्न दाब पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन लगाएंगे चौथा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में कितने अक्षांशों के बीच पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 30 से 40 डिग्री सेल्सियस, और ये 28 डिग्री से 30 डिग्री, 30 डिग्री से 38 डिग्री, 30 डिग्री से 40 डिग्री। थर्ड वाला ऑप्शन
बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 से पूर्व, 97 डिग्री 25 पूर्व है। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना होगा? तो इसका अक्षांशीय विस्तार होगा 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तर। आइए ऑप्शन देखते हैं। 12 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तर, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री 5 से 38 डिग्री 6 उत्तर। तो इसका आंसर है सेकंड वाला सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर अपना उत्तर चुनिए। तो सूची 1, सूची 2, नदी और परियोजना। कृष्णा नदी की परियोजना है नागार्जुन परियोजना, ये बिल्कुल सही है और ये आंध्र प्रदेश की योजना है। सतलज की है भाखड़ा, तो ये वाली यानी थर्ड वाली। महानदी की है हीराकुंड, और हीराकुंड की बात करें तो ये उड़ीसा में है। भाखड़ा नगर की बात करें तो ये पंजाब में है और भागीरथ टहरी उत्तराखंड। तो पहले का पहला, दूसरे का तीसरा और तीसरे का चौथा और इसका दूसरा। तो इसका हो गया 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2। ये बिल्कुल सही आंसर है, 1 3 4 2। बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। इसी हिसाब से अगर आंसर को करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर अपना उत्तर चुनिए। आइए देखते हैं। तो विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा जावा है यानी इंडोनेशिया। मानसूनी बात करें तो श्रीलंका यानी इसका यही सही है। भूमध्य सागरीय की बात करें तो साइप्रस है, इसका यही है। और उष्ण मरुस्थलीय की बात करें तो नामीबिया। तो पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का पहला। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1। आइए देखते हैं। 4 2 3 1, 4 2 3 1 बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं? तो ये बनाते हैं करमनासा, गंडक, घाघरा नदी का समूह बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा को बनाती हैं। और करमनासा नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है। आइए देखते हैं। बूढ़ी सोन और बागमती, बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा, करमनासा, गंडक और घाघरा, ये तीनों नदी सीमा रेखा को बनाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2, वन्यजीव और राज्य। तो नाभ दफा की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। पेरियार की बात करें तो ये केरल का है। और वांदीपुर की बात करें तो ये कर्नाटक का है। और लामजुआव की बात करें तो ये मणिपुर का है। आइए नाम दफा अरुणाचल प्रदेश, पेरियार केरल, वांदीपुर की बात करें तो ये है कर्नाटक और लामजाओ यानी मणिपुर। तो ये पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और इसका तीसरा। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो इसका पहला ही आंसर बिल्कुल सही है, 2 4 1 3।
2 4 1 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्यशीलता की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या को कहते हैं। तो कार्यशीलता की यानी कार्य करते हुए बच्चों और बूढ़ों को क्या कहेंगे हम, वृद्धों को क्या कहेंगे? वो दूसरों पर आश्रित होते हैं। बच्चे भी माँ बाप पर आश्रित होते हैं और बूढ़े बच्चों पर आश्रित होते हैं, यानी अपने खुद से कार्य नहीं कर पाते। चलिए निष्क्रिय जनसंख्या, ये मृत्यु हो जाती है वो निष्क्रिय जनसंख्या होती है। युवा प्रौढ़ जनसंख्या ये भी नहीं है। और आश्रित जनसंख्या, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं नीलगिरी पहाड़ियों में, असम की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था यूनानी विद्वानों के द्वारा। यूनानी विद्वानों, भारतीय विद्वानों, मिस्री विद्वानों, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यूनानी विद्वानों द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? यहाँ विशेषकर गौर देना चाहिए, नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो माउंट आबू अरावली पहाड़ियों में है, ये बिल्कुल सही है। कोडाइक नाल अन्नामलाई, ये कोडाइक नाल अन्नामलाई नहीं है, ये पटनी पहाड़ियाँ हैं, तो ये पटनी पहाड़ियाँ हैं, यही गलत है। उटकमंड नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये भी सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो गया सेकंड वाला कोडाइक नाल। ये कहाँ पर है? पटनी की पहाड़ियों पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारत के कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह है। तो विषुवत रेखा की बात करें तो वहाँ अधिक ताप होता है, अधिक गर्मी होती है और अधिक वर्षा होती है। तो अधिक ताप और कम वर्षा, यहाँ अधिक वर्षा होती है। अधिक ताप अधिक वर्षा, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कम ताप कम वर्षा, तो ना कम ताप है वहाँ और ना कम वर्षा है, वहाँ अधिक ताप है और अधिक वर्षा है। तो भारत की कर्क रेखा अगर विषुवत रेखा होती तो अधिक ताप और अधिक वर्षा होती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? पटना और गया, पूर्णिया और गया, पूर्णिया और पटना। उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जलोढ़ मिट्टी की बात करें बिहार में तो पटना और गया में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निहारिका क्या है? निहारिका एक तप्त गैस है। एक तप्त गैस का बादल, एक तप्त गैस का गोला, धूल और मिट्टी के कणों का मिश्रण। तो ये एक तप्त गैस का गोला है निहारिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये सभी को पता होगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 8 फरवरी, 5 अप्रैल, 5 जून, यानी थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सेल भूपटल की प्राचीनतम सेल है? तो ये भूपटल की प्राचीनतम सेल आग्नेय सेल को कहते हैं, यानी अपसादी सेल, आग्नेय सेल, रूपांतरित सेल। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है आग्नेय सेल। ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की अपनति तथा अभिनति में लावा का जवाब हो जाता है। इस प्रकार की बनी आग्नेय सेल को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की आग्नेय सेल को कहते हैं फैकोलिथ। चलिए देखते हैं। लेकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो फैकोलिथ इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने अल्प विकसित देशों के विकास को रोका है?
तो रोल फ्रेम्विस ये बिल्कुल सही आंसर है। हैंस सिंगर ये भी बिल्कुल सही आंसर है। मुन्नार वेडर ये भी सही आंसर, तीनों ने माना है। तो ऐसी स्थिति आए तो ऑप्शन हमें लगाना चाहिए चौथा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती हैं, तो ये रहती है पश्चिमी प्रशांत महासागर में सुनामी लहरें। चलिए उत्तरी प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आंसर है पश्चिमी प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो गंगा सोन विभाजन, मिथिला मैदान, मगध मैदान। तो मगध और मिथिला दोनों करते हैं, वो मगध और गंगा सोन दोनों करते हैं, मिथिला नहीं करता है। तो इसका सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का, ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। तो ये बिल्कुल सही आंसर है थर्ड वाला। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशिष्ट विशेषता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का ही एक आवश्यक परिमाण है तथा इसका आधार है कि विभिन्न देशों को भिन्न भिन्न सुविधाएं प्रदान करना। इस व्यापार के अंतर्गत विनिमय विभिन्न केंद्रीय बैंकों के प्रभाव क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के बीच होता है। ये गलत है, ये सभी के बीच होता है। इस व्यापार से जुड़े विभिन्न देशों में उत्पादकों की आर्थिक व्यवस्था प्रायः असमान रहती है। ये भी गलत है, समान रहती है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पहले वाला, फर्स्ट आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP के अंतर्गत गरीबी दूर करने के लिए बेकारी भत्ता दिया जाता है। न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम का विस्तार किया जाता है। ग्रामीण गरीबों को उत्पादक पूंजीगत साधन प्रदान किए जाते हैं। तो थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करें और सूची के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, आपको देना है, इसको आप मिलान कीजिए, यह आंसर कौन सा होगा। स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेजन नदी शीर्षोष्ण क्षेत्र से होकर बहती है। यह पश्चिम में पहाड़ों से निकलकर पूर्व में अटलांटिक महासागर तक पहुंचती है। यह ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला एक छोटे भाग से अपवाहित होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो अमेजन नदी की बात करें तो ये थर्ड वाला भी ऑप्शन सही है और सेकंड वाला भी ऑप्शन सही है। ये पहला गलत है, शीतोष्ण से होकर नहीं गुजरती है। चलिए इसमें देखते हैं। 1 और 2, 2 और 3, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेकंड वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थानांतरण कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कई जनजातियों द्वारा व्यापक रूप से प्रचलित है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ वनस्पति को जला दिया जाता है और जली हुई राख की परत उर्वरक कार्य करती है। ये भी सही है। खेती आमतौर पर बहुत ही पुराने औजारों से की जाती है। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो तीनों ही सही हैं। तो तीनों किसी ऑप्शन में सही नहीं दिया गया है। तो उपयुक्त में से चौथा, ये उपयुक्त में से अधिक, ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फल फूलने के लिए उत्तरदायी है? भारत सरकार की औद्योगिक नीति? नो। सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता? नहीं। यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास होती है। ये बिल्कुल सही आंसर है। गुजरात में कपास की खेती होती है और काली मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए यहाँ फल फूल रहे हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर आएंगे नए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें।